नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड्स, और ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर विंड्स कवर कर लीजिए, विंड्स समझ में नहीं आती, काफ़ी सारे विंड्स है। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हर टाइप ऑफ विंड्स के बारे में, प्लैनेटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी एंड केबी EDU कुमार ब्रत एजुकेशन। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप यूजीसी नेट के पेड ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टेलर कट कोर्स है जिसके अंदर 10 यूनिट जो है वो कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा, PDF के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, रिवीजन क्लासेस के साथ और डाउट क्लियरेंस क्लासेस के साथ। 3-4 महीने के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स कवरेज चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये गूगल फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिलअप करने के बाद आप सबमिट करेंगे और आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे वीडियोस को स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और वीडियोस को और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है और जो और आगे मैं करने भी वाला हूँ। ठीक है, रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। तो बेसिकली मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले, जो अब काफ़ी लोगों को समझ में आने लगा है, काफ़ी लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो इसका नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको एक फोटो मिलती है और फोटो के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। हर रोज़ आपको ये मिलता है एक्सेप्ट संडे। तो उसको बेसिकली क्या है, आपको फोटो देख के आंसर आइडेंटिफाई करना होता है। तो इससे आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट हो रही है। आप बेसिकली ज्योग्राफी को एज अ गेम की तरह ले रहे हैं और हर रोज़ आप एक गेम कर रहे हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, आपने शायद 50 से ऊपर रिडल्स कर ली हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। काफ़ी सारे लोगों ने इसके आंसर दिए हैं। तो अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होगा, आप अगर रिस्पांस देंगे तो आपका नाम यहाँ पे फीचर होगा। अनाउंसमेंट करता हूँ नेम्स में जो लोगों ने आंसर सही दिया है। और वीडियो के एंड में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो वीडियो को आपको बेसिकली पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के भी बेसिस पे जो लोग आंसर दे रहे हैं उसका भी एक लीडर बोर्ड बनाया जा रहा है। तो बहुत जल्दी वो सारी चीजें सामने आएगी। तो देखते हैं आज सुबह हमने क्या रिडल दिया था। हमारे टेलीग्राम चैनल शुभेंदु नेट ज्योग्राफी पे हमने ये रिडल पोस्ट किया था। बेसिकली इस पिक्चर को देख के आपको बताना था कि जो मरे डार्लिंग बेसिन है वो कौन सी कंट्री के अंदर पाया जाता है। मरे डार्लिंग बेसिन बेसिकली 2 रिवर्स का एक बेसिन है, मरे रिवर है और डार्लिंग रिवर है। तो वो कौन से कंट्री के अंदर पाई जाती है आपको बताना था, या कॉन्टिनेंट। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। काफी सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, देखते हैं कहां पर है ये। तो देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ 6 स्टेट्स के अंदर डिवाइड है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये इनकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे माउंटेन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है और एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात हो रही थी मरे डार्लिंग बेसिन की। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसका जो साउथ वेस्ट ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ये मरे डार्लिंग बेसिन देखने को मिलेगा। बेसिकली 2 रिवर्स हैं, ये मरे रिवर है, ये डार्लिंग रिवर है और ये मरे रिवर है। ये दोनों जो है वो 4 प्रोविंसेस के अंदर, जो 6 प्रोविंस में से 4 प्रोविंस के अंदर इसका जो है पूरा बेसिन फैला हुआ है। ये वाला प्रोविंस देख रहे हैं, ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है और ये वाला आप देख सकते हैं ये सम पार्ट ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आता है। तो नॉर्मली SSC जीके के लिए या नॉर्मल जीके के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई मरे डार्लिंग बेसिन जो है वो कितने प्रोविंसेस का एरिया कवर करता है। तो 4 प्रोविंसेस है, आप देख सकते हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये यहाँ पर जाकर मिलते हैं वेंटवर्थ के अंदर। वेंटवर्थ जो है वो न्यू साउथ वेल्स के अंदर एक जगह है जहां पर डार्लिंग रिवर और मरे रिवर मिलती है। और एट द एंड यहाँ पर ये सदर्न ओशन के अंदर अपना पानी ड्रेन करते हैं, एडिलेड के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। मोइन खान ने सही दिया है, शब्द मेहता ने सही दिया है, वाजिदा सारस्वत, नेवा कुमारी, अंकित यादव, श्वेता, महाश्वेता है ये, पिंटू दे, ज्योति चक्रवर्ती, चांदनी सोनी, सूरज गुप्ता, पमी शर्मा, मोहम्मद फैजल, तन्मय मेहता, मनीषा, प्रिया, मेघा जैन, शुभजीत और मिनी रस्तोगी, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, वेरी गुड। उसके बाद आई एम सो सॉरी, इनका नेम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, शायद मेगा जैन, हाँ बेसिकली वही वाला चल रहा है। ठीक है, उसके बाद पीशू ने, आलिया ने, रोसी ने ऑस्ट्रेलिया एंड जया मिश्रा, किरण एंड अलका, इन लोगों ने आज सही जवाब दिए हैं और फिर भी आंसर आज भी कम आए हैं। आप देख सकते हैं कि कम से कम मेरी 2 स्क्रीन फिलअप होनी चाहिए रिस्पॉन्सेज से। हमेशा एक स्क्रीन ही फिलअप हो पाती है, कुछ 10-20 लोग दे पाते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके हम लोग कुछ इसके अंदर बड़ा भी करने वाले हैं, कुछ कंपटीशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में भी यहाँ से आ सकते हैं जो भी आपने सॉल्व किए हो, तो आपको देना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड्स, और उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेंगे बेसिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हम बात करेंगे विंड्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता तो आप थोड़ा विंड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो भी एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर एज अ
कह सकते हैं कि ब्लैंकेट है अर्थ के चारों ओर, या एक एनवलप है, उसका एक भार है जो हमें महसूस होता है, और ये वेरी करता है एलिवेशन पे भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे माउंटेनस एरिया में तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो मिलेगा, लेकिन आप माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? बेसिकली एयर का जो है वो पर यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर पे या पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे जो भार होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो डिपेंड करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरिएशन से बनते हैं प्रेशर ग्रेडियंट्स, और प्रेशर ग्रेडियंट्स के वेरिएशन से बनते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ विंड्स, जिसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि अगर आप जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम देखने को मिलेगा, हवा हल्की हो जाती है, आपने महसूस किया होगा। आप ग्राउंड से अगर आप अपने छत पे भी जाते हैं तो आपको थोड़ा हल्कापन फील होता है। ऐसे ही आप माउंटेनस एरियाज पर ट्रैकिंग करने जाते हैं तो आपको नॉर्मली ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो है वो पतली हो गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। और इसी तरह से आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1013.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मिली बार्स के अंदर होता है। इसको मेजर किया जाता है मिली बार्स के अंदर, और इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, यू नो दैट। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, इसके अलावा बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। ठीक है, पूरे अर्थ के अंदर ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह समान रूप से मौजूद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है अलग अलग जगहों पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है वेरी कुछ कारक से भी, कुछ फैक्टर से भी। सबसे पहला है सन का इंसोलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंसोलेशन के बारे में, सन से क्या फैक्टर हो रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे, मान लीजिए ये एक जगह है और ये एक जगह है। मान लीजिए इस जगह को, ये जो है ये आप सनरेज देख सकते हैं, यहाँ पे सनरेज ज्यादा पड़ रही है। तो अर्थ के वो एरियाज जहां पर सनरेज ज्यादा पड़ती है, वर्टिकल सनरेज पड़ती है, तो वहां पर होगा क्या, वहां पे इंसोलेशन ज्यादा होगा। और जहां भी इंसोलेशन ज्यादा होगा वहां की जो हवा है वो गर्म होने शुरू हो जाती है, वहां की जो हवा है वो गर्म होके हल्की हो जाती है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब कोई भी चीज है अगर जिसकी डेंसिटी कम हो रही है, मतलब उसका घनत्व कम हो रहा है, तो वो हल्की होगी। और एयर जो है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हल्की होती है। तो जब उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो हल्की हो जाती है, उसकी वजह से एयर जो है वो राइज करने लगती है, और राइज करने के बाद वो एयर ऊपर उठने लगती है। तो एयर ने जहां से अपनी जगह छोड़ी है, इंसुलेशन मिला, इंसुलेशन की वजह से वहां के आसपास की जो एयर है वो गर्म हो गई, गर्म होने के बाद एयर ने राइज करना शुरू कर दिया, तो वहां पर बनेगा एक लो प्रेशर। ठीक है, और ये हवा जो है वो ऊपर जाने के बाद, आप जानते हैं ऊपर जाने के बाद नॉर्मल लैप्स रेट ऑपरेट करना शुरू कर देता है, और एयर जो है फिर ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो ऊपर जाके एयर ठंडी होती है, फिर वो एक्सपैंड होती है, और एक्सपेंशन से क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी जो है वो वापस से बढ़ जाती है, एयर का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जो है वो टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस के अंदर टेम्परेचर है, आप जानते हैं ट्रोपोपॉज के अंदर। तो एयर जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, नीचे तो वो इंसुलेशन की वजह से एक्सपैंड हो रही थी, और ऊपर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और कोई भी भारी चीज जो है वो ऊपर हवा में नहीं रह सकती, इसीलिए फिर वो डिसेंड करती है। इसी वजह से एयर राइज करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ सिंक करती है। तो उससे मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कैसे करेगा। तो जहां पर भी इंसुलेशन ज्यादा है हीट की वजह से, वहां पर जो है लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा और हवा उठेगी, और हवा उठ के जहां पर नीचे की तरफ वापस आएगी तो वहां पर एक हाई प्रेशर बनेगा। यानी कि जहां पर गर्मी ज्यादा है वहां पर एक लो प्रेशर है, और जहां थोड़ा सा टेम्परेचर कम है वहां पर एक हाई प्रेशर है। विंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो जहां पर एयर राइज कर रही है, एयर जब राइज कर रही है तो वो एक लो प्रेशर बनाती है, और जहां एयर फॉल कर रही है, डिसेंड कर रही है, सिंक कर रही है, तो वहां पर एयर एक हाई प्रेशर बनाती है। अब यहां पे आप देखेंगे कोल्ड एयर, वार्म एयर। ठीक है, तो नॉर्मली जो एयर ऊपर जा रही है तो नॉर्मली उस पर क्या हो रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट ऑपरेट हो रहा है, आप जानते हैं। इसी वजह से एयर जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो राइजिंग एयर जो होगी वो हमेशा एक ठंडी एयर होगी, और जो फॉलिंग एयर है उस पर भी एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑपरेट करना शुरू करता है, नॉर्मल लैप्स रेट मान सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो क्या होगा, कम होगा। तो जो नीचे आती हुई एयर है उसका टेम्परेचर जो होगा वो गर्म होगा हमेशा, और जो ऊपर चढ़ते वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर हमेशा कूल होगा। एक ये कंसेप्ट हो गया लो प्रेशर हाई प्रेशर का। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो भाई जहां पर लो प्रेशर बन रहा है तो वहां पर एयर का कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है, और जहां पर हाई प्रेशर बन रहा है तो वहां पर एयर का डाइवर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लो प्रेशर कहां बन रहा है, जहां पे एयर राइज कर रही है इंसुलेशन की वजह से। तो एयर ऐसा नहीं कि भाई एयर जो है बस वो राइज करना शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता। इंसुलेशन की वजह से जब यहां पर एयर हल्की होती है तो आसपास की चारों तरफ जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली भारी हैं, तो वो चारों तरफ की हवाएं जो है वो पहले लो प्रेशर पे कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, एकजुट होती हैं, उसके बाद वो फिर ऊपर की तरफ जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, लो प्रेशर पे नीचे ग्राउंड पे एयर कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करने के बाद वो एयर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद उस पर नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, वहां पे जाके वो डाइवर्ज होती है, यानी कि एक्सपैंड होती है। ठीक है, वो एक्सपैंड होने के बाद फिर एयर क्या होती है, ऊपर की जितनी भी हवाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसका घनत्व बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो वो एयर नीचे आएगी। अब ऐसा नहीं है कि एयर का एक पार्सल नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है।
एयर जो है सबसे पहले ऊपर पहले कन्वर्ज होगी, वापस से एक साथ मिलेंगी और फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। इसी तरह से होता है। तो कन्वर्जेंस क्या होगा, लो प्रेशर पे ग्राउंड पे हमेशा कन्वर्जेंस मिलेगा और ऊपर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, और हाई प्रेशर पे आपको ग्राउंड पे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा और ऊपर कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो एयर जो है लो प्रेशर पे पहले जुटती है और जुटने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर वो एक्सपेंड होती है। और जो एयर नीचे आ रही है वो भी पहले हवा में जुटती है, पहले वो कन्वर्ज होती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं दो साइक्लोनिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जहां पर लो प्रेशर है और जहां पर चारों तरफ से ग्राउंड पर हवा जुट रही है। ठीक है, चारों तरफ से हवा जो है वो नीचे लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो वो एक देता है साइक्लोनिक कंडीशन को रूप देता है। ठीक है, जहां पर एयर ऊपर से नीचे आ रही है वो डिसेंड कर रही है। ठीक है, डिसेंड करने के बाद एयर डाइवर्ज कर रही है ग्राउंड पर, तो वो है एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में हमेशा सेंटर पे हाई प्रेशर होता है और एयर बाहर की तरफ जाती है। साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है और एयर चारों तरफ से कन्वर्ज करती है, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हम हमेशा ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ग्राउंड पे अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो मतलब वहां साइक्लोनिक कंडीशन है, ग्राउंड पे अगर डाइवर्जेंस हो रहा है मतलब वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं इन वेरिएशन इन द प्रेशर की वजह से, इंसुलेशन की वजह से अर्थ पे हमारी कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो हमारे अर्थ पे कुछ आप देख सकते हैं, 3 प्रेशर बेल्ट्स आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली तीन इक्वेटर पे है, 3 नॉर्थ एंड साउथ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई है, सब पोलर लो है, पोलर हाई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लोस। और यहाँ पे तो नॉर्मली 7 है, 3 यहाँ पर है, 3 ऊपर है और 1 इक्वेटर हो गया। तो 7 प्रेशर बेल्ट्स है हमारी, और ये बेसिकली अलग अलग फैक्टर से हैं। कुछ इंसुलेशन से बनी हुई है, ठीक है, इंसुलेशन से अर्थ के सनरेज से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि थर्मली इंड्यूस्ड है, और कुछ डायनामिकली इंड्यूस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इक्वेटर पे कौन सी है। आप जानते हैं ये वाला जो इलाका है 0 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अगर हम मान लें तो ये इक्वेटोरियल इलाका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकल सनरेज पड़ रही है। वर्टिकल सनरेज पड़ेगी तो क्या होगा, वहां की हवा हल्की हो जाएगी और ऊपर राइज करना शुरू कर देगी। तो ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइज करने की वजह से इस पूरे जोन पे बनता है एक लो प्रेशर, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लो। ठीक है, अब ये जो राइज कर रही थी एयर ऊपर जाके डाइवर्ज होती है, फिर वो एक्सपेंड होती है, और ये हवा जो है कहीं जाके नीचे डिसेंड करेगी। तो यहाँ से राइज करने वाली एयर जो है वो जाके डिसेंड करती है इस इलाके पे 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और ये पूरा एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऑल्दो आप देखेंगे ये 30 डिग्री पर है, यहाँ पे इंसुलेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक लो प्रेशर नहीं बन रहा। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर एयर नीचे सिंक हो रही है। सिंक होने की वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर बनता है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आती है सब पोलर लो। अब ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि सर ये तो देखो लो प्रेशर कैसे बना रहा है, यहाँ पे तो सनरेज जो है वो स्लांटिंग हो जाती है, यहाँ पे ठंडक है, आप देखेंगे ये यूरोप का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पर है, इंसुलेशन काफी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बनता है। तो इसका आंसर है ये जो प्रेशर बेल्ट है ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, यानी कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा था कन्वर्जेंस जहां पर हो रहा है एयर का, वो डेफिनेटली वहां पर एक लो प्रेशर बनेगा, और जहां डाइवर्जेंस हो रहा है वहां पर एक हाई प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये सब पोलर लो है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। थर्मली इंड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल पोलर एरियाज के अंदर है, यहाँ पे इंसुलेशन बहुत कम है, एल्बिडो कम है, तो यहाँ पर जो है एयर राइज नहीं करती, यहाँ पर एयर फॉल ही करती है। तो पोलर हाई और इक्वेटोरियल लो जो है ये हमारे थर्मली इंड्यूस्ड है, यानी कि सनरेज से इनका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो दो आप देख रहे हैं सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है। ठीक है, अब देखो ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों है, जिसको मैं आपको विंड से बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। क्यों होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली इस वाले बेल्ट पे क्या हो रहा है, पोलर हाई से भी विंड्स आ रही है और सब ट्रॉपिकल हाई से भी विंड्स आ रही है, हाई से लो। तो जहां पर दोनों तरफ से विंड्स आ रही है तो ये बेसिकली ये पूरा जोन जो है ये एरिया ऑफ कन्वर्जन यानी कि जोन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता है। और जहां पर भी कन्वर्जेंस होगा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक लो प्रेशर बनेगा, इसी वजह से ये एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से भी विंड्स आ रही है, यहाँ से भी विंड्स आ रही है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे एयर वापस से राइज करने लगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठंडा है, माइल्ड विंटर्स यहाँ पे होती है, इंसोलेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पोलर हाई से आने वाली पोलर ईस्टर्लीज और यहाँ से आने वाली वेस्टर्लीज जो है वो दोनों कन्वर्ज करती है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर पोलर लो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी कुछ प्रेशर बेल्ट आप देख सकते हैं। इक्वेटोरियल लो जो हमारी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थन साउथ है, उसके बाद ये 30 से 35 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद ये वाला आप देखेंगे 40 से 60 डिग्री आप देख सकते हैं सब पोलर लो। उसके बाद ये वाला जो है 60 से 90 वाला जो है हमारा पोलर हाई है। तो ये हमारी प्रेशर बेल्ट है, और इसी पे फिर दोस्तों आप देखेंगे कुछ विंड्स हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है और विंड कैसे कहा जाता है। तो एयर का जब मूवमेंट हो जाता है, एक्सक्यूज मी, एयर का जब मूवमेंट हो जाता है उसी को हम कहते हैं विंड। जब एयर का मोशन स्टार्ट हो गया उसको हम विंड कहते हैं।
तो भाई एयर का मोशन कब स्टार्ट होगा? तो एयर का मोशन स्टार्ट होता है जब वहां पर एक फिसल पट्टी बनेगी। इस फिसल पट्टी को कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जैसे आपने पार्क में देखा होगा, एक फिसल पट्टी होती है, वहां पर एक हायर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। आप हमेशा हायर लेवल पे जाते हैं, इसलिए आप नीचे आते हैं। इसी तरह से जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जब हम प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ते हैं, तो आपने अभी यहाँ पर देखा कि कभी कहीं लो प्रेशर है, कहीं हाई प्रेशर है, कहीं लो प्रेशर है, कहीं हाई प्रेशर है। तो इससे दोस्तों क्या हो रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वेरिएशन से एक फिसल पट्टी बन जाती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। इन दोनों प्रेशर वेरिएशन की वजह से कहीं पर हाई है, कहीं लो है, तो उससे एक फिसल पट्टी बन जाती है। और इस फिसल पट्टी पे हवा जो है फिर वो मूव करना शुरू कर देती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे आप फिसल पट्टी से नीचे आते हैं, इसी तरह से हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, नीचे की तरफ आती है। नॉर्मली इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये बेसिकली कब बनता है, जब डिफरेंशियल प्रेशर हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर होंगे तो यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगा, जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं विंड्स। तो यहां पर विंड्स जो है फिर अलग अलग टाइप की है। वो विंड्स जो प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो उसको हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। वो विंड्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे देखने को मिलती है तो वो लोकल विंड्स हो गई। वो विंड्स जो साल में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर पीरियड पे चल रही है तो उसे पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ये एक फिसल पट्टी है, ये बनती है डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से, और इसी वजह से, इस फिसल पट्टी की वजह से एयर का मूवमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ विंड। एक प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, जैसे आप फिसल पट्टी में हाई से लो की तरफ आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विंड्स के बारे में। हाई से लो प्रेशर क्यों होता है? देखो कि जो हाई प्रेशर होता है वहां पे क्या कंडीशंस प्रिवेल करती है। हाई प्रेशर में क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर्स होंगे, मैंने अभी बताया। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो टुगेदर होंगे विंड्स के। ठीक है, जहां भी विंड की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत पास है, विंड जो है वो टाइटली पैक्ड है। लो प्रेशर में क्या होगा, वार्मर टेम्परेचर होंगे, और उसके बाद मॉलिक्यूल जो होंगे वो अनपैक्ड होंगे, जिसकी वजह से विंड जो होगी वो लेस डेंस होगी। और जो भी चीज लेस डेंस होती है, लेस डेंसिटी की वजह से वो अपनी जगह छोड़ती है, वहां पर बनता है एक लेस प्रेशर या लो प्रेशर बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। तो विंड्स का ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। पहला है प्लैनेटरी। ठीक है, प्लैनेटरी के अंदर आते हैं वो विंड्स जो प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि इक्वेटोरियल लो है, फिर सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई के बाद सब पोलर लो है और पोलर हाई है। इनसे ओरिजिनेट होने वाली जो विंड्स हैं वो होती है प्लैनेटरी विंड्स, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे हमारे अर्थ का जनरल एयर सर्कुलेशन हैंडल करती हैं। उसके बाद है पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स उसे कहा जाता है जो किसी निश्चित समय पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये दिन में चलेगी या रात में चलेगी, या पूरे साल में सिर्फ अप्रैल से सितंबर में देखने को मिलेगी, तो उसको पीरियोडिक विंड कहा जाता है, जो पूरे साल नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि इसका निश्चित समय होता है। उसके बाद लोकल विंड्स है। लोकल विंड्स वो होती हैं जो लोकल ज्योग्राफी से जनरेट हो रही है, वहां के लोकल फैक्टर से जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आप देखेंगे लू जो है वो नॉर्मली आपको अप्रैल से जून के वक्त देखने को मिलेगी, वो भी सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का जो ड्राई एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलती है, तो ये लोकल विंड है। ठीक है, लोकल कंडीशन से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये भी फिर है ब्रॉड क्लासिफाई है। वार्म लोकल विंड, कोल्ड लोकल विंड। और आप पीरियोडिक विंड्स के अंदर आप देख सकते हैं इसके क्लासिफिकेशन, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये एक पीरियोडिक विंड है। उसके बाद मॉनसूनल विंड, ये एक पीरियोडिक विंड है। उसके बाद माउंटेन एंड वैली विंड या कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक विंड्स, ये भी पीरियोडिक विंड है। लोकल विंड जो होती है वो वार्म एंड कोल्ड होती है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद प्लैनेटरी विंड्स है, वो ट्रेड विंड्स है, पोलर ईस्टर्लीज है और वेस्टर्लीज है। पहले बात करते हैं हम प्लैनेटरी विंड्स के बारे में। आपको प्रिंसिपल ये ध्यान रखना है कि विंड का जो मूवमेंट है, एयर का जो मूवमेंट है, वो हाई से लो की तरफ, आप देख सकते हैं ये एरो बता रहा है, हाई टू लो जो है वो विंड का, एयर का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स हाई टू लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो है पूरा विंड प्रेशर बेल्ट्स के साथ विंड का मूवमेंट देख रखा है। पहले हम प्रेशर बेल्ट्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, आप देख सकते हैं ये 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, आप देखेंगे 30 से 35 है। उसके बाद यहाँ पर आप सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखेंगे 45 से 60 के बीच में आता है। उसके बाद ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आता है। अभी हमने देखा कि विंड का जो मूवमेंट है वो हाई से लो की तरफ है, ये बात आप जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऊपर से चालू करते हैं। ठीक हो, यहां से पोलर हाई से नीचे पोलर लो की तरफ आने वाली जो विंड्स होती हैं, हाई से लो की तरफ आ रही है, तो उसको कहा जाता है पोलर ईस्टर्लीज। देखो, ये पोलर हाई से आने वाली जो विंड्स हैं उसको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। ये यहाँ पर भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर भी है। पोलर हाई से आने वाली सब पोलर लो पर जो विंड्स आती हैं उसको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ईस्टर्लीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये विंड बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है, इसलिए इसको ईस्टर्लीज कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जा रही है, इसका डायरेक्शन बेसिकली क्या है, ये ईस्ट से आ रही है। तो जहां से ये विंड आती है उसी से इसकी डायरेक्शन जुड़ जाती है, इसीलिए इसको पोलर ईस्टर्लीज कहा जाता है। तो पोलर ईस्टर्लीज कहां पर है? पोलर हाई से सब पोलर लो में जाने वाली।
उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में। तो वेस्ट इंडीज जाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर लो की तरफ। अब इसको वेस्ट इंडीज क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखो वेस्ट इंडीज इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो। इसलिए इसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिनेशन है वो वेस्ट से ईस्ट है, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज दोनों तरफ देखने को मिलती है। तो इसको कहा जाता है वेस्ट इंडीज। और ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो पर। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो। एरोस ध्यान रखने हैं, ठीक है। कई बार आपसे डायग्राम एग्जाम में डायग्राम पूछे जाएंगे और आपको एरो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन से विंड का एरो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आती है फिर यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड विंड्स, जिसको हम ट्रेड विंड्स ईस्टर्लीज भी कहते हैं। और ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ जाती है ये, और ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ जा रही है। और ये भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर दोनों कन्वर्ज होती है और इसीलिए यहाँ पर ITCZ हमें देखने को मिलता है। जो भी ट्रेड विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर की, जब वो कन्वर्ज करती है इक्वेटोरियल लो पर तो वहाँ पर हमें मिलते हैं ITCZ, जिसको हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे प्लैनेटरी विंड्स हैं। जैसे पहले हो गई पोलर ईस्टर्लीज जो चल रही है पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ, फिर वेस्टर्लीज है जो सब ट्रॉपिकल हाई से चल रही है पोलर लो की तरफ। उसके बाद जो है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड चलती है सब ट्रॉपिकल हाई से हमारे सब पोलर लो की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंड का मोशन जो रहेगा हमेशा वो हाई से लो की तरफ रहेगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर विंड की वेलोसिटी बहुत कम है। तो नॉर्मली वो दो हैं, एक है हमारा हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली 30 डिग्री पे है और ये बेसिकली हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का इलाका है, ठीक है। यहाँ पर विंड की जो वेलोसिटी है दोस्तों वो बहुत कम होती है, नो विंड एरिया है और यहाँ पर जो विंड है उसका टेम्परेचर वार्म है, इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इसके अलावा हमारा जो ये इक्वेटोरियल वाला जो डोल्ड्रम वाला इलाका है, यहाँ पर भी जो है विंड की वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से विंड कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर भी नो विंड इलाका है, इसको भी डोल्ड्रम कहा जाता है। तो डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड जो है ये दोनों नो विंड्स के इलाके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा जो पूरा जनरल सर्कुलेशन है आपने अभी देखा, तीन हमने विंड्स देखी हैं टाइप की बेस्ड अपॉन द प्रेशर बेल्ट्स। ये पूरा जनरल सर्कुलेशन जो है वो डिवाइडेड है कुछ सब छोटे छोटे सर्कुलेशंस के अंदर, इसको हम सेल कहते हैं। पूरा अर्थ का जनरल सर्कुलेशन जो है वो छोटे छोटे कुछ सेल्स के अंदर डिवाइड है, जिसको हम सेल्स पोलर सेल, हेडली सेल एंड फेरल सेल कहते हैं। उसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं हेडली सेल के बारे में। ये बात आप जानते हैं ये इक्वेटोरियल लो इलाका है और यहाँ से आने वाली विंड्स को क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। दोनों विंड्स यहाँ से आ रही है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है और यहाँ पर आकर ये कन्वर्ज कर रही है। मैंने आपको कहा था जहां पर भी कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? एक लो प्रेशर बनेगा। तो डेफिनेटली इसी वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दोनों चीजें इन्वॉल्व है, डायनेमिक फैक्टर्स भी और थर्मल फैक्टर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बन रहा है। देखो यहाँ से आने वाले विंड्स, यहाँ से आने वाले विंड जो है, देखो ये रेड एरो जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, यानी कि मतलब यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि कन्वर्ज करके राइज कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखते हैं। तो ये रेड एरो देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसका एयर जो है वो ब्लू हो गया, ब्लू मतलब ठंडा हो गया, वो एयर ठंडी हो गई और ये एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड होने के बाद ये डाइवर्ज हुई, जो भी एयर कन्वर्ज करती है फिर वो ऊपर जाके डाइवर्ज होती है। तो इसका एक ब्रांच तो इस तरफ जा रहा है, एक ब्रांच इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इस वाले ब्रांच की बात करते हैं। ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये देखो, ये मेरा इस लेजर पॉइंटर को फॉलो करेंगे, ये जो ब्रांच आप देखेंगे ये जा रही है और यहां जाके बाद इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, फिर ये नीचे की तरफ सिंक कर रही है, ये नीचे की तरफ सिंक कर रही है। आप देखेंगे ये कहां कर रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सिंक कर रही है। इस वजह से ये पूरा आप देखेंगे फिर वापस से यहां से एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया हाई से लो की तरफ। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बन गया बिटवीन इक्वेटोरियल लो एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में, जिसको हम हेडली सेल कहते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात ये है, ये जो दो ब्रांच ऊपर गई थी इसमें से एक ब्रांच यहाँ चली गई और इसके बाद ये नीचे सिंक हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंक होने के बाद एक ब्रांच तो यहाँ आकर ये रेड एरो जाके ये पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट कर रही है, लेकिन इसकी एक और ब्रांच, ये रेड वाला एरो देखेंगे यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो ये वाला एरो तो पूरा कंप्लीट कर रहा है हेडली सेल को, और इसी का जो सिंक होने के बाद जो दूसरा जो ब्रांच है एयर का वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वापस से एयर मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर बेल्ट, ये मूव करना शुरू कर देता है नीचे आने के बाद, ठीक है। इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। वेस्टर्लीज यहां से चल रही है, यहां से आने के बाद आप देखोगे यहां पर वापस से दो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखो यहां से जो एयर जा रही है वो यहां पे टकराती है, फिर वहां से पोलर एरिया से एक और एक एयर आ रही है। तो पोलर एरिया से आने वाली एयर यहां, और यहां से जो एयर डिसेंड कर रही थी उसकी एयर यहां पर जाके दोनों ये कन्वर्ज करती है वापस से, मैंने कहा था, क्योंकि दोनों यहां पर सब पोलर लो, जिसको हम पोलर फ्रंट कहते हैं, यहाँ पे आके वापस से कन्वर्ज कर रही है। और जहां पर भी एयर ग्राउंड पे कन्वर्ज कर रही है वो एयर राइज करेगी। तो देखो ये राइज कर रही है, एक एरो ऊपर की तरफ यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ की तरफ जा रहा है। बात करते हैं इस वाले ब्रांच के बारे में। ये एरो ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद ये एरो वापस से यहाँ जा रहा है और यहाँ आने के बाद ये पोलर हाई पे जाकर डिसेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये पोलर सेल बन रहा है। और एक एरो यहाँ पे जा रहा है
ठीक है, यहाँ से जाने के बाद एक एरो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाने के बाद वापस से सब ट्रॉपिकल हाई पे डिसेंड कर रहा है, तो इससे ये फेरल सेल कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से एयर राइज कर रही थी सब ट्रॉपिकल हाई से, सॉरी इक्वेटोरियल लो से, ये राइज करने के बाद यहाँ से एक्सपैंड हुई और ये सिंक हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा एक हेडली सेल बन गया। इसकी एक और सेकंड ब्रांच यहाँ पर गई, ठीक है, इससे सेकंड ब्रांच यहाँ पर गई और यहाँ से पोलर सेल से आने वाली पोलर स्टडीज जो है वो यहाँ मिली, पोलर स्टडीज से पोलर हाई से सब पोलर लो पे आने वाली यहाँ पे मिली, और यहाँ के आने के बाद जब दोनों मिली तो ये कन्वर्ज हुई, जिससे एक ब्रांच तो यहाँ चली गई जिससे पोलर सेल बन गया, एक ब्रांच यहाँ चली गई जिससे फेरल सेल बन गया। यानी कि एक्सक्यूज मी, पोलर सेल और फेरल सेल की अगर लोकेशन देखी जाए तो फेरल सेल कहां पर है, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच में है, और जो पोलर सेल है वो है सब पोलर लो और पोलर हाई के बीच में। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था ये जो पोलर फ्रंट है, ऑल दो ये हाई लैटिट्यूड्स पर है, ये ठंडा इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज यहाँ पे आके कन्वर्ज करती हैं, या रेड एरोस आप देख सकते हैं, और कन्वर्ज करने के बाद ये ऊपर जाती हैं, फिर एक्सपेंड करती हैं और अपना अपना एक सर्कुलेशन बना लेती है, ये पोलर सेल बना लेती है, फेरल सेल बना लेती है, इसलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ वर्ल्ड सर्कुलेशन जो है वो कुछ तीन सेल के अंदर डिवाइड है। पोलर सेल जो बिटवीन होता है हमारे पोलर हाई और सब पोलर लो के बीच में, फेरल सेल सब पोलर लो एंड सब ट्रॉपिकल हाई, और हेडली सेल जो इक्वेटोरियल लो और सब पोलर लो के बीच में है, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में है। ये बात को ध्यान रखती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक विंड्स के बारे में। पीरियोडिक विंड्स वो होती हैं जो बेसिकली पूरे दिन में किसी निश्चित टाइम पर या पूरे साल में किसी निश्चित समय पर चलने को मिलती है, उसको हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं सी ब्रीड, लैंड ब्रीड्स, ये बात आप जानते हैं। बात करते हैं पहले सी ब्रीड्स के बारे में। तो आप जानते हैं लैंड एंड वाटर की क्वालिटी ये होती है, लैंड बहुत जल्दी जल्दी गर्म होती है और अपनी जल्दी जल्दी हीट रिलीज करती है, एज कंपेयर टू द सी वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज करता है। तो दिन के समय में क्या होगा, नॉर्मली लैंड बहुत गर्म हो जाएगा और जो है सी जो है वो कंपैरेटिवली कूलर रहेगा। तो जो गर्म है वहां पे एयर राइज करेगी, वहां पर एक लो प्रेशर बनेगा, और जो ठंडा है वहां पे एयर फॉल करेगी, वो नॉर्मली एक हाई प्रेशर रहेगा। तो दिन के समय में सी के ऊपर बनता है हाई प्रेशर और लैंड के ऊपर बनता है लो प्रेशर। इसी वजह से विंड चलती है सी टुवर्ड्स लैंड, जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं दिन के समय। तो ये क्या चल रही है यहाँ पर एक हाई प्रेशर है क्योंकि ये ठंडा है, यहाँ पर एक लो प्रेशर है क्योंकि ये गर्म है, ठीक है। तो हाई टू लो चल रही है विंड, इसी वजह से विंड जो है वो दिन के समय सी से लैंड की तरफ चलती है, जिसको हम कूल सी ब्रीज या सी ब्रीज कहते हैं। रात में सिचुएशन हो गई बिल्कुल रिवर्स। रात में क्या हो रहा है, लैंड की जो क्वालिटी है उसने अपनी हीट बहुत जल्दी रिलीज कर दी, वो ठंडा हो गया, लेकिन जो सी है वो अभी भी गर्म है। सी इज वार्मर, लैंड इज कूलर। अब क्या होगा, जो गर्म है वहां पर एक लो प्रेशर बनेगा, जो ठंडा है वहां पर एक हाई प्रेशर बनेगा। तो अब जो है वो उल्टी गंगा बहेगी। अब क्या होगा, लैंड से जो है वो एयर जो है वो सी की तरफ जाती है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है। लैंड से सी की तरफ जो विंड्स जा रही है इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। यानी कि लैंड ब्रीज चलती है रात के समय और सी ब्रीज चलती है दिन के समय, इसीलिए पीरियोडिक विंड्स कहा जाता है इनको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बस प्रेशर कंडीशन देखनी है, गर्म कौन है ठंडा कौन है। जो ठंडा है वो हाई प्रेशर पर है, जो गर्म है वो लो प्रेशर पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं वैली एंड माउंटेन ब्रीज के बारे में। ये बेसिकली कुछ सिमिलर है कैटाबैटिक विंड्स से या एनाबैटिक विंड से। ये बेसिकली हमें देखने को मिलती है माउंटेनस एरिया के अंदर। तो क्या हो रहा है, वही बात है, दिन के समय में इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो क्या होगा, वैली एरिया जो है, वैली बॉटम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, एक लो प्रेशर बनेगा और सारी जो एयर है, ठीक है, वो अप द वैली जाना शुरू कर देगी। यानी कि आप ये एरो देख सकते हैं, ये वैली एरिया है पूरा, ये माउंटेन्स है, ये एक वी शेप वैली है। तो क्या होगा, गर्मी की वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से विंड जो है वो अप द वैली चढ़ना शुरू कर देती है, जिसको हम वैली विंड्स कहते हैं। रात में क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया ठंडा पड़ चुका है, ये जो एयर ऊपर गई थी ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है और ये इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो अब ये डाउन द वैली आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं। यानी कि वैली ब्रीज जो है वो दिन के समय चलती है, माउंटेन ब्रीज जो है वो रात के समय चलती है। वैली ब्रीज जो होती है वो वार्म वैली होती है, यहाँ पर आप देखेंगे लो प्रेशर अंदर वैली जो होता है बनता है दिन के समय। कूल वैली ब्रीज जो होती है वो माउंटेन ब्रीज होती है और ये हाई प्रेशर बनता है यहाँ पर वैली पे, इस समय आप देख सकते हैं। तो माउंटेन ब्रीज जो है वो डाउन द वैली है और जो वैली ब्रीज है वो अप द वैली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी का एक बड़ा वर्जन है कैटाबैटिक विंड्स, एनाबैटिक विंड्स, जिसका हमने रिडल भी किया था, क्वेश्चन भी किया था, जिसका मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था आपको। तो ये भी मोर और लेस सिमिलर है, थोड़ा सा ये बड़ा एरिया के अंदर कवर करती है। तो वो विंड्स जो दिन के समय चल रही है और वो अप द माउंटेन चल रही है, यानी कि माउंटेन पे चढ़ रही है विंड्स, उसको हम एनाबैटिक विंड्स कहते हैं। और वो विंड जो रात के समय चल रही है और डाउन द माउंटेन आ रही है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है, उसको हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स। क्योंकि ये एयर जो है जो ऊपर चढ़ी थी दिन के वक्त, रात में टेम्परेचर ठंडा हो गया तो ये एयर अब ऊपर नहीं रह सकती। जो भी एयर ठंडी होती है उसका टेम्परेचर जो है वो जब रिड्यूस होता है तो उसकी डेंसिटी जो होगी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ी हुई चीज जो होगी वो हायर एलिवेशन पे रह ही नहीं सकती, इसलिए वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। इसलिए रात को चलती है कैटाबैटिक विंड्स और दिन में चलती है एनाबैटिक विंड्स, ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मानसून विंड्स के बारे में। तो मानसून विंड्स भी है, वो भी एक पीरियोडिक विंड है। क्यों? क्योंकि इसमें सीजनल रिवर्सल हमें देखने को मिलता है विंड्स का। नॉर्मली आप देखेंगे ये इंडिया है और आप जानते हैं इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है, यानी कि इंडिया जो है वो ट्रेड विंड के इलाके के अंदर आता है। ये बात सही है, इंडिया जो है वो ट्रेड विंड्स के जोन के अंदर आता है। तो नॉर्मली ट्रेड विंड क्या है,
एक्सक्यूज मी, नॉर्मली ट्रेड विंड क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती है और यहाँ से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट चलती है। आप देख सकते हैं ईस्ट से आ रही है नॉर्थ ट्रेड विंड्स, ठीक है। नॉर्मली ये इसकी सिचुएशन है। अब क्या होता है, आप देखेंगे जून से सितंबर के बीच में आप देखेंगे, पहली बात तो है अर्थ की जो पोजीशन, सॉरी सन की जो पोजीशन है वो इक्वेटर के ऊपर चली गई है। समर सॉल्स्टिस आने वाला है, समर सॉल्स्टिस आने वाला है, मतलब यहाँ पर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी पड़ने वाली है। और आपको ध्यान होगा ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर ITCZ बनता है और ये ITCZ जो है इसकी भी पोजीशन शिफ्ट होती है क्योंकि सन जो है वो अब इक्वेटर के ऊपर चला गया है, उससे पूरी प्रेशर बेल्ट ऊपर चली जाती हैं। तो ITCZ जो है दोस्तों वो यहाँ आके यहाँ प्लेस हो जाता है इंडिया के लैंड मास पे। जो नॉर्मली यहाँ हुआ करता था ITCZ, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर ITCZ आ जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, ये जो विंड्स आप देख रहे हैं, ये वाली विंड जो है ये वही विंड्स है जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने वाली विंड्स हैं। जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद इसको सीधा जाना था, ठीक है, यहाँ पे सीधा जाना था, वो जो है कोरालिस फोर्स से डिफ्लेक्ट होते हुए सीधा इंडियन लैंडमास की तरफ आती है। कारण उसका कि ये है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक इंटेंस लो प्रेशर सिचुएशन बन जाती है पूरे इंडियन लैंडमास पे, खासकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स पे। इस वजह से, इस लो प्रेशर की वजह से जो ये विंड है, ट्रेड विंड जो है, वो नॉर्थ वेस्ट जाने की बजाय वो नॉर्थ ईस्ट जाना शुरू कर देती है और इसीलिए इसको सीजनल रिवर्सल कहा जाता है और इसीलिए इसको मानसून कहा जाता है। क्योंकि ये जो विंड यहाँ से जाने के बाद, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद कोरालिस फोर्स लगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा ये इंडियन लैंडमास में आना शुरू कर देती है और इन बिटवीन ये अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से अपना पानी उठा लेती है। ये बेसिकली अप्रैल से सितंबर में देखने को मिलता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो रिवर्सल क्या हो रहा है, नॉर्मली विंड्स को यूं चलना था, आप देख सकते हैं इस तरह से विंड को चलना था नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, लेकिन विंड जो है वो बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही है, वो बिल्कुल साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और नॉर्मली फिर दिसंबर मानसून के अंदर या विंटर मानसून के अंदर सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाती है, जब लैंड टू सी वापस से हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही जो अक्टूबर से मार्च का समय आएगा, इसमें क्या होगा, सन जो है वो इक्वेटर के नीचे चला गया और जो ITCZ है दोस्तों वापस से यहाँ प्लेस हो गया, वापस से अपनी जगह पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसी वजह से जो है वो विंड वापस से इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देती है। तो मानसून भी जो है वो एक पीरियोडिक विंड है और ये बेसिकली एक सीजनल रिवर्सल है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड विंड्स है, इसी का सीजनल रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। ट्रेड विंड्स नॉर्मली यूं फ्लो करनी चाहिए थी, लेकिन ये ट्रेड विंड्स बिल्कुल उल्टी फ्लो करती है, उसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स बेसिकली वो विंड्स होती हैं जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लो कर रही है और वो बेसिकली लोकल ज्योग्राफी से इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कोल्ड विंड्स एंड वार्म विंड्स। वार्म विंड के हम नाम देखेंगे फॉन, चिनूक, जोंडा, लो, सिरोको, और यहाँ पे कोल्ड विंड के हम नाम देखेंगे पेम्पेरो, गार्गेल, बोरा, ट्रेमोंटे एंड मिस्ट्रल। यहाँ पे सबके आपके मैप की पोजीशन आप देख सकते हैं, जैसे चिनूक की पोजीशन यहाँ पे दे रखी है, उसके बाद आप देखेंगे फॉन की दे रखी है, मिस्ट्रल की दे रखी है और हबूब की दे रखी है, ये सब दे रखी है। इस पूरे क्लास का आपको PDF मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी विंड्स जो बहुत फेमस है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, उनसे उनकी लोकेशन पूछी जाती है या पूछा जाता है कि उनका टेम्परेचर क्या है। तो चिनोक विंड जो है नॉर्मली ये चिनोक विंड्स आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो चिनोक विंड्स है वो हॉट एंड ड्राई विंड्स है और ये बेसिकली रॉकीज माउंटेन्स में देखने को मिलती है। फॉन जो है वो भी हॉट एंड ड्राई है, ये एल्प्स में देखने को मिलती है। जो खमसिन जो है ये भी हॉट एंड ड्राई है, खमसिन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, आप देखेंगे ये खमसिन यहाँ देखने को मिलेगी और ये भी आपको देखने को मिलती है, ये हॉट एंड ड्राई है, इजिप्ट पे देखने को मिलती है। इसके बाद सिरोको है, ये आपको देखने को मिलती है साउथ सहारा टू मेडिटेरियन। उसके बाद बोरा है, हंगरी टू इटली। मिस्ट्रल जो है वो एल्प्स एंड फ्रांस है। इन ये पूरी लिस्ट आप दे रखी है, आप इस लिस्ट को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, या PDF आपको मिल ही रहा है तो उसको आप कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने लोकल विंड्स कहा था कि सर आप पूरा अच्छे से करा दीजिए, तो नॉर्मली लोकल विंड जो है वो करीबन देखा जाए तो अराउंड 100 है, ठीक है। तो इस PDF में आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे विंड्स लिख रखी है। टोटल आपको 40 विंड्स जो है देखने को मिलेगी। देखो 40 तक यहाँ पे विंड्स है, उनकी रीजन लोकेशन दे रखी है। लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस लोकल विंड्स, इन सबके नाम है और उसके नीचे इनके रीजन लिखे हुए हैं। तो अगर आपको याद करना है, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे विंड्स के नाम है और इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन है। जैसे एब्रोल्स जो है वो ब्राज़ील के अंदर है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे केप डॉक्टर जो है वो साउथ अफ्रीकन कोस्ट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हरमैटन जो है वो दे रखा है सेंट्रल अफ्रीका। ये सारे नाम दे रखे हैं और उनकी रीजन दे रखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। PDF आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और देख सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। विंड्स को हमने देख लिया है, उसके बाद हमने प्रेशर बेल्ट देखी है। प्रेशर बेल्ट्स के बेसिस पे पहले हमने देखा ग्रेडियंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे हमने देखा है कुछ विंड्स जो है वो बेसिकली डिवाइड है अलग अलग सेक्शन के अंदर। प्लानिटरी विंड्स जो बन रही है हम आपके प्रेशर बेल्ट से, जो हमने देख लिया था। उसके बाद है हमारी पीरियोडिक विंड्स है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज,
और हमारे मॉनसूनल विंड्स, उसके बाद लोकल विंड्स है जिसके नाम आप देख सकते हैं। लोकल विंड से बेसिकली आपसे उनकी लोकेशन या टेम्परेचर पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता कि बेसिकली वो कितना फ्लो कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपको उसका बेसिकली टेम्परेचर और उसकी लोकेशन पूछी जाती है कि ये कहाँ फ्लो करती है। तो आपको सारा याद नहीं करना है, बस बेसिकली आप उसको देखते रहिए, बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप को समझ में आया होगा। ऑलराइट, बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन आपको दिया गया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ज़ंज़िबार आइलैंड जो है वो कहाँ है, कौन से ओशन के अंदर है। तो इसका आंसर है इंडियन ओशन। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये बेसिकली तंजानिया जो आप देख रहे हैं, तंजानिया के अंदर ये तंजानिया है और यहाँ पर ईस्ट कोस्ट ऑफ तंजानिया में यहाँ पर अलग से ये एक ज़ंज़िबार आइलैंड है और ये बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर इंडियन ओशन है, इसका आंसर और कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ ताकि आपकी विजुअल मेमोरी और मैप बेस्ड मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तंजानिया के अंदर एक माउंटेन है, अगर आपको पता हो, इस पर भी हमने क्वेश्चन किया है। माउंट किलिमंजारो जो है वो यहाँ का एक एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है जो कि स्नोई माउंटेन है, इसकी भी एक अलग कहानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन ओशन पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका भी आंसर आप देखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई जवाब नहीं देगा लाइव चैट के अंदर, और यहाँ पे आप दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ मैप बेस्ड है वापस से। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है, ये इंडिया का मैप लिया है और स्टेट वाइज मैंने कुछ नेशनल पार्क जो है वो प्लेस कर दिए हैं। अब आपको देखो राजस्थान में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, और ये स्टेट है आसाम। यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, आपको इस तरह से सैंपल आंसर देना है। स्टेट का नाम लिखेंगे और नेशनल पार्क का नाम लिखेंगे। जैसे आसाम हो गया तो वो कौन सा है, एमपी है तो वो कौन सा है, राजस्थान है तो कौन सा है। मैंने 3 ही दिए हैं, और भी ज़्यादा दे सकता हूँ लेकिन आप 3 ही कर लीजिए, वो बहुत है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कोई और नेशनल पार्क ले लेंगे या बायोस्फीयर रिजर्व ले लेंगे। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो की आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जो है वो जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, ये चैनल डीपी दिखेगी और आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी एस्पिरेंट है, यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारे इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं रिडल्स देता हूँ, डेली टास्क देता हूं, आपको एंगेज रखता हूं, और एक गेम की तरह हम बेसिकली फन वे के अंदर विजुअल मेमोरी को बूस्ट करते हुए आपको बेसिकली ज्योग्राफी करवा रहे हैं, और एक फन वे के अंदर करवा रहे हैं। लोड नहीं लगे आपको क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास ले रहे हैं। तो इसके अलावा भी मैं अगर आपको क्वेश्चन दूंगा तो मजा नहीं आएगा, अगर आपको मैं टास्क दे दूं तो मे भी आपको वो अच्छा लगे, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। इसमें ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, पहले ये चैनल ज्वाइन करना है और इसके बाद आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर प्लीज एड मी टू द ग्रुप, और मैं आपको ऐड कर दूंगा। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप हमारे यूजीसी नेट के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो ये सारे फीचर दे रखे हैं। यूजीसी नेट का ज्योग्राफी कोर्स है, पेड कोर्स है, रीजनेबल कॉस्ट है, कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगी आपको यहाँ पर, और आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटेगा। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस सेशन भी होंगे, रिवीजन सेशंस भी होंगे। तो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, फिलअप कीजिए, सबमिट कीजिए और आपका फर्स्ट लेवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। और इस वीडियो के लिंक्स को आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगाइए क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही की कम्युनिटी है। मैं बेसिकली एक मीडिएटर हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ आपके थ्रू, और आप जितना जितना इसको फैलाएंगे अपने अपने सोशल हैंडल्स पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे फेसबुक पे आप लगाते हैं, तो आपको पता पड़ेगा, लोगों को पता पड़ेगा कि भाई इस तरह की एक ज्योग्राफी की कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। और यहाँ पे हम लोग इवेंट कराने वाले हैं, बहुत अच्छे प्राइज मनी रखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए, जितने भी लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।